ये मेरा पहला वीडियो है जो कि मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ और हम लोग यहाँ पे जो डिस्कस करने वाले हैं वो है साइनोसॉइडल वेवफॉर्म्स के बारे में। ओके, तो ये अपने साइनोसॉइडल वेवफॉर्म में साइन और कोस दोनों की वेवफॉर्म्स आ जाते हैं। यहाँ पे हमने एग्जांपल के लिए एक सोर्स लिया है, वोल्टेज का सोर्स लिया है ये, और ये इसका वेवफॉर्म बनाया है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि सबसे पहले हमें इसका रेफरेंस लेना ज़रूरी है। हमने रेफरेंस ले लिया है, ऊपर वाले को पॉजिटिव नीचे वाले को नेगेटिव मार्क करके, और वैल्यू ले लिए वी की, वी इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी। ओमेगा टी जो ये साइन के अंदर का पोर्शन है उसको बोलेंगे फेज एंगल, और जहाँ पे ओमेगा जो है वो एंगुलर फ्रिक्वेंसी है उसको डिफाइन करते हैं 2 पाई एफ से, और इंडिया के लिए एफ की वैल्यू है 50 हर्ट्ज़। ये वैल्यू पुटअप करेंगे तो 314 रेडियन पर सेकंड आ जाएगा, और टाइम पीरियड की वैल्यू आ जाएगी 20 मिली सेकेंड। टाइम पीरियड को डिफाइन करते हैं 1/f से, वैल्यू पुटअप करेंगे 20 मिली सेकेंड आ जाएगा। अब अगर इसी ग्राफ की बात करें हम लोग, तो ये एक टाइम पीरियड तक ग्राफ ऐसे चल लेता है, फिर नेक्स्ट वाले टाइम पीरियड में ऐसे, फिर नेक्स्ट वाले टाइम पीरियड में ऐसे। तो ये जो ग्राफ अपना साइन का ग्राफ है। उसके बाद में अगर बात करें नीचे वाले ग्राफ की, तो ये वाला जो ग्राफ है वो, ये वाला जो ग्राफ है हमारे, वो भी वो है फ्रिक्वेंसी ओमेगा टी। एक्स एक्सिस पे ओमेगा टी है और वहाँ पे एक्स एक्सिस पे क्या था, वहाँ पे एक्स एक्सिस पे जो था वो था टाइम, और यहाँ पे ओमेगा टी एंगल है। तो बस फ़र्क क्या रहेगा, फ़र्क ये रहेगा यहाँ पे टाइम के फंक्शंस में आ रहे थे, टाइम्स के मल्टीपल आ रहे थे, और यहाँ पे एंगल के मल्टीपल आएंगे। हम ये ग्राफ या ये ग्राफ दोनों ही ग्राफ बना सकते हैं इस वेवफॉर्म के लिए, और इस ग्राफ को अगर डिटेल में बनाएंगे तो ऐसा बनेगा। ये ग्राफ हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। एक इसका ग्राफ है v इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी। वी एम है तो कैपिटल वी एम तक जाएगा वैल्यू, और नेगेटिव में जाएगा माइनस वी एम तक। अगर वी एम नहीं है, 1 है सीधा, तो 1 तक जाएगा -1 तक। ओके, अब आगे वाले ग्राफ्स की बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट पेज में मूव करते हैं। अगर नेक्स्ट पेज में मूव करें तो ये हमने माइनस साइन ओमेगा टी का ग्राफ बनाया है, v इज इक्वल टू माइनस वी एम साइन ओमेगा टी। अगर मैंने माइनस का मल्टीप्लाई किया तो पूरा वेव फॉर्म जो पॉजिटिव था वो नेगेटिव हो जाएगा, जो नेगेटिव था वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो ग्राफ में चेंजेस कहाँ आएंगे, ग्राफ में चेंजेस ये मतलब डॉट डॉट वाला जो पोर्शन है वो पहले था, अब उसका अपोजिट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस वी एम साइन ओमेगा टी का ग्राफ। ओके, एक्चुअल में ग्राफ कैसा बनेगा, फिर ऐसा वाला बनेगा। क्लियरिटी है, वही टाइम पीरियड कैपिटल टी ही रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। और अगर फ्रिक्वेंसी वाला बनाना चाहिए तो भी वो वैसे ही बन जाएगा, बस जो वाई वाली वैल्यूज़ है, वाई एक्सेस वाली वैल्यूज़ है, यानी वोल्टेज की वैल्यूज़ है, वो जस्ट अपोजिट हो जाएगी। ओके, अब अगर बात करें कुछ और एग्जांपल लेते हैं। चलो नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। इस एग्जांपल में हमने क्या किया है, इस एग्जांपल में हमने यहाँ पे लिखा है v इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी प्लस फाई। तो यहाँ पे फेज़ हमने बदल के क्या कर दिया, ओमेगा टी प्लस फाई कर दिया। ओके, ये फेज़ एंगल हमारा इतना बड़ा हो गया। ओके, अगर फेज़ एंगल ये है तो ये टोटल फेज़ एंगल है, इसको फेज़ कांस्टेंट बोलते हैं। यहाँ पे जो फाई है ये फेज़ कांस्टेंट है, ये इनिशियल फेज़ है। इनिशियल फेज़ मतलब जब t इज इक्वल टू 0 है तो फेज़ क्या होगा, t इज इक्वल टू 0 मैं पुटअप करता हूँ तो फेज़ फाई रहेगा। तो ये इनिशियल फेज़ है, इसको फेज़ कांस्टेंट बोलते हैं। ये बताता है कि जो इनिशियली जो ग्राफ है वो कहाँ से स्टार्ट होगा। जो ये ग्राफ है वो इनिशियली कहाँ से स्टार्ट होगा, तो कहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से स्टार्ट होगा, मतलब t इज इक्वल टू 0 पे इतना ऊपर से स्टार्ट होगा। या फिर हम लोग दूसरे टर्म में ऐसा बोल सकते हैं कि जो पूरा ये वाला ग्राफ था इसको हमने थोड़ा सा इस साइड में शिफ्ट कर दिया है, एक्स एक्सिस पे। एक्स एक्सिस पे इस ग्राफ को शिफ्ट कर दिया है। एक्स एक्सिस पे ग्राफ को शिफ्ट करने का मतलब
अब अगर मैं थोड़ा सा देख लेते हैं, अब अगर मैं यहाँ पे t इज इक्वल टू 0 पुटअप करता हूँ, तो t इज इक्वल टू 0 पुटअप करता हूँ तो v इज इक्वल टू क्या आ जाता है, Vm साइन फाई आता है, साइन फाई आता है, ना कि साइन 0 आता है। साइन 0 पे तो 0 थी, लेकिन साइन फाई अगर आ रहा है तो Vm साइन फाई वैल्यू होगी 0 पे। तो 0 पे वैल्यू 0 नहीं होगी, बल्कि क्या होगी, Vm साइन फाई। इसका मतलब ऊपर की तरफ ग्राफ रहेगा स्टार्टिंग में। अगर मैं इतने वाले पोर्शन को भूल जाता हूँ तो ग्राफ स्टार्टिंग में कहाँ रहेगा, ऊपर से, और फिर नीचे ऐसे स्टार्ट होगा। इसका मतलब ये पूरा ग्राफ हमारा शिफ्ट हुआ है फाई एंगल से। ठीक है, ओके। ये फाई जो है वो पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। अगर नेगेटिव फाई होने का मतलब यहाँ पे अगर फाई की वैल्यू नेगेटिव आ जाती है, इसका मतलब इधर आ गया, और फाई की वैल्यू पॉजिटिव है मतलब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। और फाई की वैल्यू कुछ और भी हो सकती है, जैसे 90 डिग्री हो सकती है, तो 90 से शिफ्ट हो जाएगा। और ज़्यादा 120 180 कुछ भी हो सकती है, तो उसके अकॉर्डिंग ग्राफ अलग अलग बनेंगे। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं जिसमें क्या रखा है हमने, ये वाला एग्जांपल है। इसमें हमने क्या देख रखा है, यहाँ पे फाई की वैल्यू ले लिया है 120 डिग्री। अगर फाई की वैल्यू 120 ले तो 90, तो इतना है, इतना पोर्शन 90 है, और प्लस 30 ये वाला पोर्शन इतना शिफ्ट होगा। तो ये ग्राफ कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा। अगर मैं 180 का शिफ्ट करता हूँ तो ग्राफ कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा। क्लियरिटी है। अच्छा, इस ग्राफ को अगर हम ऑब्जर्व करें, थोड़ा सा देखिए इस ग्राफ को, तो क्या ये माइनस Vm साइन ओमेगा टी जैसा ग्राफ है, बिल्कुल है। तो ये ओमेगा टी प्लस 180 डिग्री क्या हो जाएगा, माइनस Vm साइन ओमेगा टी ही होता है, इसीलिए ग्राफ क्या आया, सेम आया। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते एक और एग्जांपल लेते हैं। इसमें क्या करते हैं हम लोग, लेग करवा रहे हैं। वहाँ पे क्या करवा रहे थे, लीड करवा रहे थे। जो फेज एंगल था वो ज़्यादा हो जा रहा था, तो मतलब उसको बोलेंगे हम लोग लीडिंग, लीड हो रहा था। तो ये फाइव से लीड कर रहा था। अगर मैं उसी को फाइव से लेग करवाता हूँ तो ये हमारा वाला ग्राफ कैसे हो जाएगा फिर, तो पूरा ग्राफ जो है वो फाइव से अगर लेग करवाएं तो ये वाला ग्राफ हमें ऐसा मिलेगा। ओके, तो इस ग्राफ में थोड़ा सा, ओके, थोड़ा सा क्या हो गया यहाँ पे, ओके सही है। फाई का हमने लेग करवाया, तो ओमेगा टी माइनस क्या लिखा हमने, फाई लिखा फेज एंगल में। तो v इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी माइनस फाई हो गया। अब मैं माइनस फाई कर रहा हूँ, फाई एंगल का माइनस कर रहा हूँ, तो इस तरफ शिफ्टिंग हो जाएगा, राइट की साइड में शिफ्टिंग होगा। तो ग्राफ हमारा कहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से स्टार्ट होगा। तो इतना डॉट डॉट बना दिया मैंने। स्टार्ट तो एक्चुअली में टी इज इक्वल टू 0 पे ही हो जाता है अपना वेवफॉर्म। तो जब मैं स्विच ऑन करता हूँ, स्विच टी इज इक्वल टू 0 पे ऑन करते हैं, तो हमारा ग्राफ स्टार्टिंग में कहाँ होगा, यहाँ। ये मुझे डॉट डॉट नहीं बनाना चाहिए था एक्चुअली, ये समझाने के लिए बनाया है। तो ये ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होगा और फिर ऐसे आएगा। ओके, ना पहले से ना बाद में, बस वो समझाने के लिए पहले और बाद बनाया जाता है। अदरवाइज ग्राफ 0 से ही स्टार्ट होता है। अगर हमने टी इक्वल टू 0 पे स्विच ऑन किया तो वोल्टेज तो टी इक्वल टू 0 पे ही मिलेगा ना। जो सोर्स है उसके अकॉर्डिंग वोल्टेज मिल जाएगा, बस बात खत्म। तो सोर्स का वोल्टेज टी इक्वल टू 0 पे यहाँ से स्टार्ट होता है तो यहाँ तक मिलेगा। है क्लियरिटी। चलो अभी थोड़ा सा देखते हैं। अगर मैं फाई की वैल्यू माइनस 90 पुटअप करता हूँ यहाँ पे, इसमें फाई की वैल्यू माइनस 90, तो ये हो जाएगा ओमेगा टी प्लस 90। तो कुल मिला के हमारा वाला जो ग्राफ है वो वैसा ही बिल्कुल ग्राफ हो जाएगा जैसे कोस का ग्राफ होता है। ओके सॉरी, ये माइनस 90 पुटअप करते तो ये होता है साइन ओमेगा टी प्लस 90, प्लस 90 होता है। और साइन ओमेगा टी प्लस 90 या 90 प्लस थीटा, तो माइनस कोस ओमेगा टी आएगा, माइनस वी एम कोस ओमेगा टी आएगा। तो ये जो ग्राफ है वो माइनस वी एम कोस ओमेगा टी का है, ना कि कोस ओमेगा टी का। तो इसका मतलब ये हुआ कि माइनस कोस ओमेगा टी है वो साइन से 90 डिग्री लैग करता है। साइन से कितना डिग्री लैग करता है, 90 डिग्री लैग करता है। अगर मैं इसी वेव फॉर्म के अंदर यहीं पे फाई की वैल्यू 90 रखता हूँ, तो ये वाला, सॉरी ये वाला क्या हो जाएगा, फाई की वैल्यू मैं अगर 90 रखता हूँ तो ये वाला जो वेव फॉर्म बनेगा वो क्या बनेगा, v इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी माइनस 90। इसका मतलब ये बनेगा माइनस वी एम कोस ओमेगा टी। तो ये इतना डिग्री लेग कर रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं।
अब हम लोग बात करेंगे +90। अगर हम लोग पहले वाले जो शुरू में पढ़ा था, ये थोड़ा सा क्या इंटरचेंज हो गया एक्चुअली में, ये वाला जो ग्राफ है वो पहले आना चाहिए था ताकि अच्छे से समझ में आता। जो प्लस वाले में है उसमें, तो यहाँ पे प्लस में हमने एक बार 180 एक बार 120 वैल्यू पुटअप करके देखा, तो वहाँ पे ही अगर मैं 90 पुटअप करके देखता हूँ, तो 90 पुटअप करके देखता हूँ तो क्या आता है, ये बन जाता है वी एम कोस ऑफ ओमेगा टी, और यहाँ से ग्राफ स्टार्ट होगा तो ये क्या बन जाता है कोस ओमेगा टी। इसका मतलब ये हुआ कि कोस ओमेगा टी का जो ग्राफ है वी एम कोस ओमेगा टी जो है वो साइन ओमेगा टी से 90 डिग्री लीड करता है। तो कोसाइन इज़ द केस ऑफ साइन वेव का ही स्पेशल केस है। क्या हुआ उसमें, फेज एंगल क्या कर दिया हमने, 90 डिग्री लीड कर दिया। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ साइन और कोस दोनों के जो फंक्शंस है वो सेम ही है, बस थोड़ा लेग लीड का चक्कर है। साइन यहाँ से स्टार्ट हो ऐसे चला गया, और कोस लीड है तो यहाँ से स्टार्ट होके ऐसे आ जाएगा। सो दिस नॉट मेक एनी डिफरेंस इन आवर पावर सिस्टम एंड सच थिंग्स। बस क्या है कि ये यही बता रहे हैं कि जब हमने वेव फॉर्म जो सोर्स है हमारा उसको हमने जब कनेक्ट किया, तब कहाँ से कनेक्ट किया, जब वेव फॉर्म पीक पे था कब तब कनेक्ट किया, या वेव फॉर्म 0 से स्टार्ट हो रहा था तब कनेक्ट किया, बस यही मतलब है और कुछ नहीं। तो इसीलिए इन दोनों को कंबाइनली हम लोग क्या बोलते हैं, साइनोसॉइडल वेव फॉर्म। चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं थोड़ा और हम बात करते हैं साइनोसॉइडल वेव फॉर्म को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं और कैसे नहीं कर सकते। ओके, सो जो ये साइनोसॉइडल हमारे वेव फॉर्म है, ये हमारे जो साइनोसॉइडल वेव फॉर्म है, इन सब के लिए फेजर डायग्राम डिफाइन होता है। इन सब के लिए हम फेजर डायग्राम बना सकते हैं। फेजर क्या होता है, फेजर होता है रोटेटिंग वेक्टर। फेजर्स क्या होते हैं, घूमने वाले वेक्टर होते हैं जो किस डायरेक्शन में घूमते हैं, पॉजिटिव डायरेक्शन में घूमते हैं। पॉजिटिव मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमते हैं। उनका मैग्नीट्यूड कितना होता है एक वेक्टर का, एक्चुअली हम लोग आरएमएस वैल्यू के इक्वल लेते हैं जनरली, या पीक वैल्यू के भी इक्वल ले सकते हैं, लेकिन जनरली हमें आरएमएस वैल्यू के इक्वल ही मिलेगा इसका मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड हमने कितना लिया, आरएमएस वैल्यू के इक्वल। घूमता किस तरफ है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। किस स्पीड से घूमता है, जितनी उस वेव फॉर्म की एंगुलर स्पीड होती है उतनी एंगुलर स्पीड से ये घूमने वाला होता है। मैंने पहले ही बोला था कि जो एंगुलर स्पीड जो होती है वो डिफाइन होती है किसके लिए, एंगुलर स्पीड जो डिफाइन होती है वो कोई भी रोटेटिंग, जैसे हमने पत्थर बांध दिया रस्सी के और उसको घुमा रही है तो वो एंगुलर स्पीड होती है। तो उसी स्पीड के लिए, क्योंकि वो एक क्या बोल सकते हैं हम लोग, पीरियोडिक मोशन कर रहा है, तो पीरियोडिक मोशन कर रहा है तो उसके लिए टाइम पीरियड भी डिफाइन होता है, और टाइम पीरियड अगर डिफाइन होता है तो एंगुलर फ्रिक्वेंसी भी डिफाइन होता है। सो उसकी एंगुलर फ्रिक्वेंसी, जब वो ऑब्जेक्ट है वो सर्कुलर पाथ में रोटेट कर रहा है तो उसकी एंगुलर फ्रिक्वेंसी और उसकी एंगुलर स्पीड दोनों बराबर हो जाती है। एक्चुअली में एंगुलर स्पीड जो है वो उसी ऑब्जेक्ट के लिए डिफाइन होता है जो रोटेशनल मोशन कर रहे होते हैं, घूम रहे होते हैं, लेकिन एंगुलर फ्रिक्वेंसी उन सब ऑब्जेक्ट के लिए डिफाइन हो सकती है जो पीरियोडिक मोशन कर रहे हैं। तो हमारा जो वेव फॉर्म है वो तो पीरियोडिक है ना, कुछ टाइम पीरियड के बाद में वापस से रिपीट हो रहा है तो पीरियोडिक है, घूम नहीं रहा है, घूमता कहीं पे भी नहीं है, बस पीरियोडिक है। अगर पीरियोडिक है तो उसके लिए एंगुलर फ्रिक्वेंसी डिफाइन करेंगे। और यहाँ पे फिर रोटेशन का क्या चक्कर है, रोटेशन कोई वेव फॉर्म रोटेट नहीं कर रहा है, यहाँ पे सिर्फ फेजर रोटेट कर रहे हैं। और फेजर क्या है, सिर्फ मैथमेटिकल टूल है और कुछ नहीं है, यहाँ पे घूमता कुछ नहीं है। फेजर वेजर जो है वो एक्चुअली में अगर सर्किट की बात करें तो उसमें क्या होता है, बस सिर्फ टर्मिनल्स चेंज होते हैं, उनकी पीरियोडिकली टर्मिनल्स चेंज होते हैं। तो उनकी पीरियोडिसिटी के लिए हम लोग क्या डिफाइन करते हैं, एंगुलर फ्रिक्वेंसी कितना होता है, ओमेगा इज इक्वल टू 2π/T। बट यहाँ पे उसको रिप्रेजेंट करने के लिए, उसको शो करने के लिए कि कौन सा आगे है कौन सा पीछे है, बस ओनली साइनोसॉइडल, ओनली साइन और कोस के फंक्शंस, उन्हीं को वही पीरियोडिक अगर है तो उन्हीं को डिफाइन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फेजर्स यूज़ करते हैं। ध्यान रखें, ओनली साइनोसॉइडल वेव फॉर्म को रिप्रेजेंट करने के लिए ही फेजर्स यूज होते हैं। हम लोग थोड़ा सा सर्किट में भी पढ़ लेंगे इस चीज़ को, पर अभी से याद रखिए कि फेजर्स किसके लिए होते हैं, ओनली साइनोसॉइडल वेव फॉर्म्स के होती है। कोई ट्रायंगुलर वेंगुलर के लिए उन सब के लिए नहीं चलेगा, ओनली साइनोसॉइडल के लिए।
ओके, वो अलग बात है कि एक ट्रायंगुलर को हमने बहुत सारे पार्ट में तोड़ लिया और उसके बहुत सारे हज़ारों लाखों फेजर बना लिए, वो नहीं चलेगा। वो मतलब बात नहीं कर रहा हूँ अभी मैं बात ये कर रहा हूँ कि साइन और कोस के लिए फेजर डिफाइन होते हैं। फेजर क्या होते हैं? रोटेटिंग वेक्टर्स होते हैं। ये वेक्टर कहाँ से आगे बीच में? ये वेक्टर कुछ नहीं है, मैथमेटिकल टूल है, बस समझने के लिए मैथ्स बनाया है हमने। घूमते हैं, किस स्पीड से घूमते हैं? ओमेगा एंगुलर फ्रिक्वेंसी से घूमते हैं या एंगुलर ओमेगा स्पीड से घूमते हैं। स्पीड बोलो या फ्रिक्वेंसी बोलो, यहाँ पे बराबर है, क्योंकि यहाँ पे तो सब घूम ही रहा है, फेजर्स तो घूम ही रहे हैं। तो एंगुलर फ्रिक्वेंसी और एंगुलर स्पीड ओमेगा से घूम रहे हैं। किस डायरेक्शन में? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। उसका मैग्नीट्यूड कितना लेना है? आरएमएस वैल्यू को इक्वल ले लेना। आरएमएस वैल्यू क्या होती है वो बाद में पढ़ाएंगे कभी। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात कर रहे हैं कि साइन और कोस की अगर बात करें तो हमने सपोज कहीं पे भी एक साइन का वेवफॉर्म का फेजर बना लिया हमने। यहाँ पे साइन का फेजर बना लिया और कितना वैल्यू लिया इसका? मैग्नीट्यूड हमने उसकी आरएमएस वैल्यू के इक्वल ले लिया। ओके, तो अगर हमने ये फेजर बनाया है, ये साइन का लिया है हमने। अब कोस का बनाएंगे तो कहाँ जाएगा कोस का? कोस का लीड करता है कि लेग करता है? हमने अभी प्रूफ किया था कि जब साइन ओमेगा टी प्लस फाइव में वहाँ पे फाइव की जगह 90 पुटअप कर दे तो कोस आ जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि कोस का जो फेजर है वो 90 डिग्री लीड करता है। समझ आ गया? ओके, और ये दोनों फेजर अगर दोनों की फ्रिक्वेंसी कितनी है? ओमेगा है, तो दोनों ओमेगा स्पीड से रोटेट करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे बैठने वाले आदमी को पहले कौन आता हुआ दिखेगा? कोस वाला। फिर कौन आएगा? फिर आएगा साइन वाला। तो पहले जो आता है वो लीड करता है, बाद में जो आता है वो लैग करता है। किसको लैग लीड दिखाई दे रहा है? यहाँ पे इस्तर बैठे हुए आदमी को, फिक्स बैठे हुए आदमी को, जो आंख लगा के टकटकी लगा के बैठा है, उसको पहले कोस वाला दिखाई देगा, फिर साइन वाला। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि ये जो हम लोगों को अगर लीड वाला बनाना है तो कितना आगे बनाना पड़ेगा? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 90 डिग्री आगे बनाना पड़ेगा। तो ये आपको समझ में आ गया? ओके, अब शो करने के लिए ये देखो, ये हमने क्या लिया? V1 को हमने ले लिया, V1 इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी। V2 को ले लिया Vm कोस ओमेगा टी। और चलो एक और ले लेते हैं, V3 इज इक्वल टू Vm साइन ओमेगा टी प्लस 5 भी ले लेते हैं, और 5 की वैल्यू मान लेते हैं 90 से छोटा है। तो पहला तो V1 तो यहाँ आ जाएगा, और V1 का मैग्नीट्यूड कितना होगा? फेजर का अगर बात करें तो ये पीक वैल्यू है। पीक वैल्यू को √2 से डिवाइड करेंगे तो आरएमएस वैल्यू आ जाएगी। तो ये Vm/√2 मैग्नीट्यूड, इसका भी Vm/√2 मैग्नीट्यूड, और दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल। चलो अब बात करते हैं फाई वाला कहाँ आएगा? तो फाई वाला बीच में आ जाएगा। कितना एंगल पे होगा? इससे फाई एंगल पे होगा, बस बात खत्म। चलो अगर मैं वहीं पे अगर ऐसा लेता हूँ Vm साइन ओमेगा टी माइनस फाइव, अगर Vm साइन ओमेगा टी माइनस फाइव लेता हूँ तो यहाँ पे पीछे आ जाएगा 5 डिग्री। क्लियरिटी है बिल्कुल? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। ये है थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं अभी फोरियर सीरीज़ के बारे में और फोरियर ट्रांसफॉर्म के बारे में। ओके, फोरियर ट्रांसफॉर्म के बारे में हम बात नहीं करेंगे, बस सीधा छोड़ देंगे। फोरियर ट्रांसफॉर्म किसके लिए डिफाइन होता है, कैसे डिफाइन होता है, वो हम लोग सिग्नल सिस्टम में अच्छे से पढ़ेंगे। और थोड़ा सा मतलब बेसिक इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ फोरियर सीरीज़ का। ओके, क्योंकि हमें पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है। जब टॉपिक आएगा तो मैं इसको अच्छे से भी पढ़ा दूंगा, पर थोड़ी सी बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए हमें ये सब थोड़ा सा मालूम हो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ओके, तो एनी पीरियोडिक फंक्शन, एनी पीरियोडिक सिग्नल और वेव फॉर्म कैन बी रिजॉल्व इनटू द फोरियर सीरीज। हम लोग फोरियर सीरीज़ में किसी भी पीरियोडिक सिग्नल को तोड़ सकते हैं। ये पीरियोडिक है हमारा साइन, ये फिर से रिपीट हो रहा है ऐसे। कोस भी पीरियोडिक है, ये भी। तो ये फोरियर सीरीज़ में रिजोल्व होकर क्या होगा? फोरियर सीरीज़ में रिजोल्व कैसे करेंगे? इसको रिजोल्व करेंगे तो क्या बनेगा, पहले देखते हैं फोरियर सीरीज होता क्या है। ये वेव फॉर्म है V हमारा। इस V की वैल्यू को हमने DC कंपोनेंट में, फंडामेंटल में, इसको बोलते हैं फंडामेंटल, ओमेगा फ्रिक्वेंसी वाला फंडामेंटल, 2 ओमेगा वाला सेकेंड हार्मोनिक, 3 ओमेगा वाला थर्ड हार्मोनिक, 4 ओमेगा वाला फोर्थ हार्मोनिक। ऐसे कंपोनेंट्स में हम लोग रिजोल्व कर सकते हैं किसको? एक वेव फॉर्म को। अगर साइन की वेव फॉर्म की बात करें तो साइन में ये सब नहीं आएगा ना, क्योंकि साइन में तो ओनली ओमेगा वाला ही है, तो ये आ जाएगा बस इक्वल, ये सब जीरो हो जाएंगे।
क्लियर है। अगर बात करें कोस की, तो कोस में कहाँ आएगा, तो कोस में हमें एक्चुअली में वी एम साइन ओमेगा टी, v इज इक्वल टू वी नोट प्लस वी एम वन साइन ओमेगा टी, और यहाँ पे प्लस वी एम वन कोस ओमेगा टी, ऐसा सब भी आता है। तो वो सब मैंने लिया नहीं है। कोस के भी फंक्शंस आते हैं, साइंस के भी फंक्शन आते हैं। तो कुल मिला के फोरियर सीरीज़ का मतलब क्या है, किसी भी पीरियोडिक वेवफॉर्म को, कोई भी पीरियोडिक वेवफॉर्म हो, चाहे ट्रेंगुलर पीरियोडिक हो, चाहे कोई और हो, उन सब पीरियोडिक वेवफॉर्म्स को हम लोग कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, इन द फॉर्म ऑफ डीसी कोस के और साइन के ओमेगा फ्रिक्वेंसी वाले, कोस के और साइन के 2 ओमेगा फ्रिक्वेंसी वाले, कोस और साइन के 3 ओमेगा फ्रिक्वेंसी वाले टर्म्स में हम लोग उसको ब्रेक कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। वही चीज़ क्या है, हमारी फोरियर सीरीज़ है। ओके, तो कुल मिला के हमें ये पता चला कि कोई भी वेवफॉर्म है, दुनिया का कोई भी वेवफॉर्म है, उसके अंदर कितने फ्रिक्वेंसी के कंपोनेंट है हमें पता चल जाएगा। किससे पता चलेगा, फोरियर सीरीज से। अच्छा, उसकी हम लोग आरएमएस वैल्यू कैलकुलेट करते हैं फिर। तो उसकी आरएमएस वैल्यू अगर कैलकुलेट करें तो ये फॉर्मूला रहेगा हमारे लिए। इस वेवफॉर्म की आरएमएस वैल्यू कैलकुलेट करनी है अगर हमें, तो क्या फॉर्मूला रहेगा, वी डी सी का स्क्वायर प्लस फर्स्ट हार्मोनिक की आरएमएस का स्क्वायर प्लस सेकंड हार्मोनिक की आरएमएस का स्क्वायर प्लस थर्ड हार्मोनिक की आरएमएस का स्क्वायर। ओके, अगर हम इस आरएमएस को पीक वैल्यू में लिखें तो आरएमएस पीक वैल्यू में क्या होता है, वी एम बाई रूट 2 होता है। तो वही मैंने वैल्यू वी आरएमएस फर्स्ट की वी एम बाई रूट 2 पुटअप की, तो वी एम वन स्क्वेयर बाई रूट 2 का स्क्वेयर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ऐसे ही इसमें भी 2 नीचे आएगा, इसमें 2 नीचे इसमें आएगा। तो कुल मिला करके क्या हो जाएगा, रूट ओवर वी डी सी स्क्वेयर, यहाँ पे थोड़ा सा स्क्वेयर भी है, वी डी सी का स्क्वेयर प्लस हाफ ऑफ वी एम वन का स्क्वेयर प्लस वी एम टू का स्क्वेयर, ऐसा चलता जाएगा। ओके, अब छोटे छोटे कुछ टर्म्स डिफाइन करते हैं जो हमें ये बताएंगे कि वेवफॉर्म कैसा है, वेवफॉर्म एसी वाला है कि वेवफॉर्म डीसी वाला है, कि वेवफॉर्म के अंदर कुछ हार्मोनिक है कि नहीं है, कौन सा अच्छा वाला डीसी है, कौन सा अच्छा वाला एसी है, और कौन सा वाला क्या है। ये सब बताने के लिए हम लोग कुछ फैक्टर्स डिफाइन करते हैं, और वो फैक्टर हमें बहुत सारे इम्पोर्टेंट पैरामीटर्स, यानी इनको पैरामीटर बोलते हैं हम लोग, और ये पैरामीटर हमें एनालाइज करने के काम आएंगे। ओके, तो इसमें कौन सा है, फॉर्म फैक्टर, वोल्टेज टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन फैक्टर, और ये वोल्टेज रिपल फैक्टर वीआरएफ। ओके, चलो आगे चलते हैं। आगे हम लोग अगर बढ़ें तो टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन को कैसे डिफाइन करते हैं, इट इज़ द मेजर ऑफ हार्मोनिक्स विद रिस्पेक्ट टू प्योर एसी। अगर हम प्योर एसी, एकदम प्योर एसी, क्या मतलब होता है प्योर एसी का, चलो पीछे चल के देखते हैं। प्योर एसी का मतलब क्या होता है, देखो हमने एक कोई भी सर्किट बनाया जो हमें एक एसी सप्लाई देता हो। वो एसी सप्लाई जो है वो मान लेते कि ट्रेंगुलर एसी है। अब ट्रेंगुलर में एसी हो सकती है क्या, एसी का मतलब तो अल्टरनेटिंग होता है ना, एक बार पॉजिटिव और एक बार नेगेटिव। ये भी तो एसी हो सकता है कि नहीं, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अल्टरनेटिंग तो है इसमें टर्मिनल, पर जैसा हम अल्टरनेटिंग चाह रहे हैं वैसा अल्टरनेटिंग नहीं है यहाँ पे। हम कैसा चाह रहे हैं, हम तो साइन और कोसाइन ही चाह रहे हैं ना, साइनोसॉइडल। क्यों चाह रहे हैं अभी साइन और कोसाइन, क्योंकि साइन और कोसाइन है वो भी मैग्नेटिक फील्ड में काम आने वाले हैं, और सब मैग्नेटिक फील्ड में काम नहीं आएंगे, वो हम लोग मशीन में पढ़ेंगे। या फिर हम लोग जनरल टर्म में बोलें तो जितनी भी ऐसी डिवाइस है हमारे साइनोसॉइडल वेवफॉर्म पे काम करती है। एक रजिस्टर को छोड़ दो, रजिस्टर की अलग ही कहानी है, वो अलग ही दुनिया में जी रहे हैं। अगर उसको छोड़ दें तो जितने भी हमारे ऐसी डिवाइसेस है वो किस फ्रिक्वेंसी पे काम करते हैं, ओमेगा फ्रिक्वेंसी पे। 2 ओमेगा पे करते हैं क्या, नहीं करते। 2 ओमेगा पे, 3 ओमेगा पे, 4 ओमेगा पे, और एसी कंपोनेंट, एसी इक्विपमेंट है उसको डीसी भी नहीं चाहिए। तो ये सब तो हमारे काम के नहीं है ना ये काम का है, ना ये काम का है, ना आगे वाला काम का है, ओनली यही काम का है। ओनली ये अगर काम का है, ओनली ये अगर हमारे काम का है, तो फिर ये सब तो क्या हुए, ये सब तो हार्मोनिक्स हुए ना, ये सब तो हार्मोनिक्स हुए। और अगर इन सब की बात करें तो ये सब क्या है, ये तो पूरा फंक्शन है, पूरे का आरएमएस है। ये क्या निकाला हमने, पूरे का आरएमएस कैलकुलेट किया,
और ये कौन सा आरएमएस है, ये ओनली फंडामेंटल वाला आरएमएस है। तो हमारे लिए जो काम आने वाला है वो फंडामेंटल ही काम आएगा, और सब काम नहीं आएंगे हमारे। तो ये सब क्या होंगे हमारे लिए, हार्मोनिक्स होंगे। चलो हम लोग बात करते हैं कि डीसी सप्लाई पे कौन कौन से जो इक्विपमेंट है वो किस, उसके लिए क्या काम आएगा। तो डीसी में तो ओनली डीसी वाला कंपोनेंट काम में आएगा। तो ये सब जो है वो रिपल्स है, ये सब रिपल क्रिएट करेंगे, तो ये हमारे काम के नहीं, ये हार्मोनिक्स है। तो डीसी सप्लाई अगर चाहिए तो ये वाला काम का है ओनली। अगर हमने इन्वर्टर यूज़ करके एसी बनाया है तो ये वाला काम का है, और ये सब क्या है, हार्मोनिक्स है। तो ये बातें हमें थोड़ी सी माइंड में रखनी है। चलो हम लोग बात करते हैं अब टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन। तो ये क्या होता है, ये एक रेशियो होता है। किस किस का रेशियो होता है, टोटल हमारी हार्मोनिक्स, अगर हार्मोनिक मेजर करना है तो टोटल हमारी हार्मोनिक्स, और टोटल हार्मोनिक्स ले लो यहाँ पे, और नीचे क्या ले लो, फंडामेंटल जो प्योर है। अब देखो हम लोग अगर कंपैरिजन करते हैं, इसको याद रखने के लिए बता रहा हूँ, अगर हम कंपैरिजन करेंगे तो प्योर के रिस्पेक्ट में कंपैरिजन करेंगे। ऐसा तो है नहीं कि कोई भी उठा के किसी के रिस्पेक्ट में कंपैरिजन कर लेंगे। चलो 100 स्टूडेंट है, उसमें टॉप कर रहा है तो टॉप कर रहा है, उसके रिस्पेक्ट में देखेंगे ना कि कौन सा अच्छा पढ़ रहा है, कौन सा बुरा पढ़ रहा है। तो कंपैरिजन किससे होता है, हमेशा अच्छे वाले के साथ में होता है। तो यहाँ पे हमारे लिए अच्छा वाला कौन सा है, फंडामेंटल है। तो VR1 जो है हमारे लिए वो ही है फंडामेंटल का आरएमएस। और इसका डिवाइड करना है, किस में डिवाइड करना है, टोटल आरएमएस वैल्यू में। तो टोटल हार्मोनिक्स का आरएमएस, टोटल आरएमएस नहीं सॉरी, टोटल हार्मोनिक्स का आरएमएस, ओनली हार्मोनिक्स, फंडामेंटल उसमें से निकाल देंगे तो हार्मोनिक्स का आरएमएस डिवाइडेड बाय फंडामेंटल का आरएमएस इज द रेशियो ऑफ, दिस रेशियो इज नोन एज ए टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन, THD। ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट। इसको अगर हम लोग थोड़ा सा अरेंज कर ले तो ये क्या बन जाएगा, ये जो है √/V RMS स्क्वायर माइनस VR1 का स्क्वायर, यही बनेगा। अगर हम पहले फर्स्ट वाले को निकाल दे तो देखो यहाँ पे फर्स्ट वाला निकाल रखा है, यहाँ पे VDC का स्क्वायर, सेकंड हार्मोनिक स्क्वायर, थर्ड हार्मोनिक स्क्वायर, तो फर्स्ट वाला तो है नहीं। अगर उसी इक्वेशन को, पहली जो इक्वेशन लिखाई है उस इक्वेशन को सोल्व करें तो हमें क्या मिलेगा, ये वाला पोर्शन मिलेगा। देख लेना चाहिए, आप चेक करना, ज़रूर चेक करना। फिर अगर इसको रूट के अंदर भेज दें तो क्या बनेगा, √/V RMS बाई VR1 का स्क्वायर माइनस 1। और इस चीज़ को हम लोग नए तरीके से कैसे डिफाइन करते हैं, डिस्टॉर्शन फैक्टर से। इस चीज़ को हम लोग डिस्टॉर्शन फैक्टर से डिफाइन करते हैं। किसको, डिस्टॉर्शन फैक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, VRMS1 फंडामेंटल का RMS डिवाइड बाई टोटल RMS, फंडामेंटल का RMS डिवाइड बाई टोटल RMS, ये क्या होता है, डिस्टॉर्शन फैक्टर होता है। तो ये तो उसका उल्टा हो गया ना, डिस्टॉर्शन फैक्टर का RMS डिवाइड बाई फंडामेंटल RMS, तो डिस्टॉर्शन फैक्टर का उल्टा हो गया। तो अभी हमें THD का फॉर्मूला मिला, क्या मिला हमें THD का फॉर्मूला, THD का फॉर्मूला ये मिला कि √/V RMS स्क्वायर माइनस फंडामेंटल RMS स्क्वायर डिवाइड बाई फंडामेंटल RMS, एक फॉर्मूला ये मिला। दूसरा THD का फॉर्मूला क्या मिला, अगर हमें डिस्टॉर्शन फैक्टर नोन है, डिस्टॉर्शन फैक्टर क्या होता है, फंडामेंटल RMS डिवाइड बाई टोटल RMS, फंडामेंटल RMS डिवाइड बाई टोटल RMS, उसका रेशियो क्या होता है, डिस्टॉर्शन फैक्टर होता है। तो अगर डिस्टॉर्शन फैक्टर मालूम है तो THD का फॉर्मूला क्या हो गया, 1 बाई डिस्टॉर्शन फैक्टर का स्क्वायर माइनस 1। तो ये याद रखिए, THD के दो फॉर्मूले हैं। THD क्या होता है, टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन इज इक्वल टू टोटल हार्मोनिक्स डिवाइड बाई फंडामेंटल, टोटल हार्मोनिक्स जितने भी हार्मोनिक्स है। तो हार्मोनिक्स कौन सी होती है, फंडामेंटल को छोड़ के जो भी है वो हार्मोनिक्स है। बुरा डिवाइड बाई अच्छा, वही बताएगा हार्मोनिक्स। तो बुरा कितना, मतलब जितना भी टोटल है वो हार्मोनिक्स, जितना भी टोटल हार्मोनिक्स है वो बुरा, वो सब हमारे काम का नहीं है इसी में। डिवाइड बाई जो काम का है फंडामेंटल करेंगे तो ये हमें फॉर्मूलेज मिलेंगे, ये याद रखना है। एक डिस्टॉर्शन फैक्टर का फॉर्मूला है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फंडामेंटल RMS जो हमारे काम का है वो डिवाइड बाई टोटल, काम का है वो डिवाइड बाई टोटल, ये डिस्टॉर्शन फैक्टर है। ये यहाँ पे क्या आया, टोटल हार्मोनिक
डिवाइड बाई काम का है वो, समझ आया। तो ये दोनों फॉर्मूला आपको याद रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे अगर हम लोग बात करें तो फॉर्म फैक्टर की बात करते हैं। ये डीसी में काम में आता है। ये क्या होता है, आरएमएस वैल्यू बाई एवरेज वैल्यू। किसी भी सिग्नल की आरएमएस मतलब सबका आरएमएस ले लो आप, सीधा आरएमएस बोले तो सबका आरएमएस ले लेना है, डीसी बीसी सब मिला के। तो डीसी का आरएमएस, फंडामेंटल का आरएमएस का स्क्वायर और ये सब करके हम लोग टोटल आरएमएस निकाल सकते हैं डिवाइड बाई प्योर डीसी, क्योंकि प्योर का डिवाइड करना है अगर हमें कंपैरिजन करना है तो फॉर्म फैक्टर का। अब इसको अंदर भेज देंगे तो वी नोट का स्क्वायर 1 के अंदर चला जाएगा, ये आ जाएगा 1 वी आर एम एस स्क्वायर वी आर एम एस 2 का स्क्वायर ऑन सो ऑन, ऐसा आ जाएगा। ये जो चीज़ है इसको हम लोग बोलते हैं वोल्टेज रिपल फैक्टर, VRF। ये है क्या वैसे, ये अगर थोड़ा सा ऑब्जर्व करें हम लोग तो ये डीसी को छोड़ दें, डीसी को अगर छोड़ दें तो जो भी है वो सारा रिपल है। तो रिपल की आरएमएस का स्क्वायर है, ये क्या है, रिपल की आरएमएस का स्क्वायर है डिवाइड बाई डीसी का स्क्वायर। तो ये VRF का स्क्वायर हो जाएगा। देखो AC आरएमएस इंक्लूडिंग ऑल हार्मोनिक्स, सारी हार्मोनिक्स को इंक्लूड करते हुए हमें AC का आरएमएस वैल्यू लेना है डिवाइड बाई DC का एवरेज वैल्यू है या आरएमएस वैल्यू इक्वली होता है, तो एवरेज ले लो या आरएमएस ले लो। ये रेशियो जो है वो कहलाएगा VRF, वोल्टेज रिपल फैक्टर। अच्छा, ये डीसी का आरएमएस और एवरेज इक्वल होता है क्या, प्योर डीसी है तो होता है, हमने तो प्योर डीसी छाटा है ना, वी नोट तो प्योर डीसी है हमारा, जितना है उतना फिक्स ही रहेगा, कांस्टेंट है वो तो। ओके, तो ये हमारा फॉर्म फैक्टर क्या आ जाएगा अभी, फॉर्म फैक्टर इज इक्वल टू √1 प्लस VRF स्क्वायर। तो VRF वोल्टेज के अंदर है तो वोल्टेज रिपल फैक्टर, अदरवाइज सीधा है करंट वारंट में तो सीधा रिपल फैक्टर यूज़ करेंगे। तो रिपल फैक्टर इज इक्वल टू कैसे मिलेगा हमें, √, फॉर्म फैक्टर स्क्वायर -1। ये फॉर्मूला भी हमें अच्छे से याद होना चाहिए। चलो बात करते हैं, बस इतना ही ख़त्म हो गया है। इस कहानी को भी यहीं पे वाइंड अप करते हैं। हमने क्या पढ़ा ये थोड़ा सा देख लेते हैं। हमने पढ़ा वोल्टेज रिपल फैक्टर के बारे में, वोल्टेज रिपल फैक्टर के बारे में, फॉर्म फैक्टर के बारे में, टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन के बारे में, और उससे ऊपर क्या पढ़ा हमने, उससे ऊपर हमने पढ़ा डिस्टॉर्शन फैक्टर के बारे में और वेव फॉर्म्स के बारे में, कैसे फोरियर सीरीज़ में हम लोग ब्रेक करते हैं, ऐसे पढ़ा। ये आधे घंटा का लेक्चर हुआ है, आप लोग इसको ज़रूर देखें। ओके, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।